नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर विचार करने जा रहे हैं जो उतना ही पुराना है जितना कि खुद इतिहास, लेकिन उतना ही प्रासंगिक है जितना कि कल की सुर्खियां। क्या भविष्य में सीमाएं और राष्ट्रीयताएं खत्म हो जाएंगी? एक तरफ हमारे पास राष्ट्र राज्य का एक लंबा और जटिल इतिहास है जो संस्कृतियों, भाषाओं और पहचान की भावना को आकार देता है। दूसरी ओर हम भूमंडलीकरण के एक युग में रहते हैं जहां प्रौद्योगिकी, व्यापार और संस्कृति की शक्तियां राष्ट्रीय सीमाओं को पार करती हैं। तो आगे क्या होगा? आइए इस पेचीदा प्रश्न का एक साथ पता लगाएं। हम इतिहास, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और मानवीय भावना के दायरे में यात्रा करेंगे, यह समझने के लिए कि वैश्वीकरण हमारी दुनिया को कैसे आकार दे रहा है और हमारे भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ हो सकता है। सीमाओं और राष्ट्रीयताओं के बारे में सोचना शुरू करने के लिए हमें एक टाइम मशीन में कूदने और इतिहास की गलियों में यात्रा करने की आवश्यकता है। यह एक रोमांचक यात्रा होगी जो हमें प्राचीन सभ्यताओं और साम्राज्यों के समय में ले जाएगी। देखिए, सीमाएं हमेशा से वैसी नहीं रही हैं जैसी आज हैं। वे समय के साथ बदलती रही हैं और हर बदलाव के पीछे एक कहानी है। सीमाएं विकसित हुई हैं, स्थानांतरित हुई हैं और पूरे मानव इतिहास में अनगिनत बार फिर से तैयार की गई है। हर बार जब एक सीमा बदली तो यह एक नए युग की शुरुआत का संकेत था। प्राचीन काल में आपके पास साम्राज्य थे, विशाल विस्तार जो विशाल क्षेत्रों को फैलाते थे और कई संस्कृतियों और लोगों को एक साथ जोड़ते थे। ये साम्राज्य अक्सर युद्ध और विजय के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार करते थे। सोचो, रोमन साम्राज्य जो यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के बड़े हिस्सों पर फैला हुआ था। मंगोल साम्राज्य जो एशिया और यूरोप के विशाल क्षेत्रों को जोड़ता था, या यहां तक कि मौर्य साम्राज्य यही भारत में जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से को एकजुट किया। पुनर्जागरण के दौरान राष्ट्र राज्य का विचार जड़ पकड़ने लगा, खासकर पश्चिमी यूरोप में। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने आधुनिक राष्ट्रों के गठन की नींव रखी। वेस्टफेलिया की 1648 की संधि ने राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता के सिद्धांत को स्थापित करने में मदद की। इस संधि ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए एक नया ढांचा प्रदान किया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद पूरी ताकत से था। इसने दुनिया भर में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को प्रेरित किया। राष्ट्र राज्य प्रमुख राजनीतिक इकाई के रूप में उभरा जो साझा संस्कृति, भाषा और इतिहास पर आधारित राष्ट्रीय पहचान की भावना से प्रेरित था। इसने लोगों को एकजुट किया और उन्हें एक साझा उद्देश्य दिया। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वह इन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। सीमाएं और राष्ट्रीयताएं समय के साथ बदलती रहेंगी, लेकिन उनकी कहानियां हमेशा हमारे साथ रहेंगी। ठीक है, तो अब जब हमने इतिहास के उस छोटे से पाठ को समाप्त कर लिया है, तो आइए वर्तमान में आते हैं। वर्तमान समय में हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो पहले से कहीं अधिक जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ है। हम भूमंडलीकरण के युग में रहते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां लोग, सामान, विचार और मीम्स पहले से कहीं अधिक तेजी से और आसानी से सीमाओं के पार यात्रा करते हैं। यह एक ऐसा समय है जब तकनीक और संचार ने भौगोलिक सीमाओं को धुंधला कर दिया है। भूमंडलीकरण ने बहुत सी अद्भुत चीजें लाई हैं। इसने हमें एक दूसरे के करीब लाया है, जिससे हम विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को समझने और सराहने में सक्षम हुए हैं। इसने आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार और संस्कृतियों और लोगों के बीच अधिक से अधिक अंतर संबंध को बढ़ावा देने में मदद की है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे पास पहले से कहीं अधिक अवसर और संसाधन हैं। लेकिन जैसा कि जीवन में अधिकांश चीजों के साथ होता है, कुछ कमियां भी हैं। भूमंडलीकरण ने असमानता और सांस्कृतिक संघर्षों को भी जन्म दिया है। बहुत से लोगों के लिए भूमंडलीकरण ने अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने जीवन के तरीके के लिए खतरा पैदा कर दिया है। वे महसूस करते हैं कि उनकी परंपराएं और मूल्य खो रहे हैं, और इसने राष्ट्रवाद और अलगाववाद में वृद्धि में योगदान दिया है, क्योंकि लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग अपनी कथित सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के तरीके के रूप में भूमंडलीकरण की ताकतों से पीछे हटने की कोशिश करते हैं। यह एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है जो हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। चैप्टर 3
डिजिटल पुल प्रौद्योगिकी लोगों को जोड़ती है। इंटरनेट के बारे में सोचो। यह एक विशाल फैला हुआ डिजिटल परिदृश्य है जहां भौतिक दूरी ज्यादा मायने नहीं रखती है। यह एक ऐसी जगह है जहां लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों से, अलग अलग संस्कृतियों से, अलग अलग जीवन के अनुभवों से जुड़ सकते हैं। और फिर सोशल मीडिया है। यह लोगों को एक साथ लाने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यह हमें वास्तविक समय में अन्य संस्कृतियों की झलक प्रदान करता है, हमें दुनिया भर के लोगों के जीवन और अनुभवों को देखने की अनुमति देता है। प्रौद्योगिकी न केवल लोगों को जोड़ रही है, यह भौतिक स्थान के महत्व को भी कम कर रही है। अब प्रौद्योगिकी हमें उन समुदायों और संबंधों को खोजने की अनुमति देती है जो हमारी भौतिक सीमाओं से परे हैं। चैप्टर 4, एक सीमाहीन दुनिया, राजनीतिक और आर्थिक विचार। ठीक है, तो अब तक हमने अतीत की पड़ताल की है, भूमंडलीकरण और प्रौद्योगिकी के प्रभाव की जांच की है। लेकिन यहां करोड़ों डॉलर का सवाल है। क्या इन सभी का मतलब यह है कि हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां सीमाएं अप्रासंगिक हैं और राष्ट्रीयता अतीत की बात है? राष्ट्र राज्य प्रणाली इसके सभी दोषों के लिए यहां बनी हुई है। यह वह लेंस है जिसके माध्यम से हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों, शासन और वैश्विक व्यवस्था के बारे में सोचते हैं। और ईमानदारी से कहूं तो एक पूरी तरह से सीमाहीन दुनिया के लिए कुछ बहुत ही वास्तविक चुनौतियां हैं जिन्हें हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए वैश्विक शासन को लें। यदि कोई सीमा नहीं है तो कानून कौन बनाता है, कौन लागू करता है? चैप्टर 5, क्षितिज से परे, एक सीमाहीन भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां। ठीक है, तो हमने इतिहास, भूमंडलीकरण, प्रौद्योगिकी और राजनीति और अर्थशास्त्र की पेचीदगियों के बारे में बात की है। इन सभी ने हमारे वर्तमान को आकार दिया है और भविष्य को प्रभावित करना जारी रखेंगे। अब आइए कल्पना की टोपी पहने और थोड़ा आगे सोचें। एक ऐसा भविष्य जहां सीमाएं धुंधली हो जाएं और मानवता एकजुट हो। एक सीमाहीन भविष्य, ये कैसा दिखेगा? क्या हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां कोई भौगोलिक या सांस्कृतिक बाधाएं न हो? एक के लिए हम कल्पना कर सकते हैं कि एक सीमाहीन दुनिया संघर्ष और हिंसा में नाटकीय कमी लाएगी। लोग एक दूसरे को बेहतर समझेंगे और सहयोग करेंगे। सोचो इसके बारे में। राष्ट्र राज्यों के बिना क्षेत्रीय विवादों और युद्धों के लिए कोई कारण नहीं होगा। ये शांति और स्थिरता को बढ़ावा देगा। एक सीमाहीन दुनिया का अर्थ अधिक न्याय संगत और न्याय संगत वैश्विक समाज भी हो सकता है, जहां हर किसी को समान अवसर और संसाधन मिले। संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच के साथ हम गरीबी और असमानता को कम कर सकते हैं। यह एक अधिक समृद्ध और खुशहाल समाज का निर्माण करेगा। लेकिन चलो खुद से आगे नहीं बढ़ते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि इस तरह के भविष्य के लिए कई चुनौतियां होंगी। चुनौतियां भी होंगी और वे महत्वपूर्ण होंगी। हमें इन पर विचार करना होगा और समाधान खोजना होगा। जैसा कि हमने पहले बात की थी, वैश्विक शासन एक बड़ा मुद्दा होगा। हमें एक ऐसा ढांचा बनाना होगा जो सभी के लिए काम करे। एक सीमाहीन दुनिया के लिए सहयोग, प्रवर्तन और जवाबदेही के नए रूपों की आवश्यकता होगी। यह एक सामूहिक प्रयास होगा, लेकिन यह संभव है। उत्तरो, एक सीमाहीन भविष्य, एक सपना या एक गंतव्य। तो आपके पास यह है, सीमाओं, राष्ट्रीयताओं और हमारे भविष्य के जटिल और लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य पर एक नजर। उम्मीद है इसने आपको उन सभी तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया होगा जिनसे ये ताकतें हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं। यदि आप इस वीडियो का आनंद लिए हैं तो अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए पसंद करना, साझा करना और सदस्यता लेना न भूलें। और नीचे टिप्पणी अनुभाग में बातचीत में शामिल हों। क्या आपको लगता है कि एक सीमाहीन दुनिया संभव है, वांछनीय? हमें अपने विचार बताएं।